हेलो डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में जो हम लोगों ने बात की थी पोलराइजेशन ऑफ लाइट के बारे में, तो उसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम लोगों ने सीखे थे, जरा उसको जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक तो हम लोगों ने सीखा था कि पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब क्या होता है, और उसको समझने से पहले हमारे पास एक कंसेप्ट था कि अनपोलराइज लाइट क्या होती है। तो लाइट का जो अनपोलराइज लाइट का जो रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने बनाया था, उसमें यह था कि अगर मान लीजिए लाइट को हम एक जेड डायरेक्शन में जाता हुआ माने, तो उसके परपेंडिकुलर की जो दो प्लेन हम बना रहे हैं इस क्रॉस के फॉर्म में, इसी को हम अनपोलराइज लाइट कहेंगे। तो अगर हम डायरेक्ट देखें तो अनपोलराइज लाइट में इस तरह से दो प्लेन में हम वाइब्रेशन को शो करते हैं। एक्चुअल में वाइब्रेशन तो सभी प्लेन में हो रहे हैं, उनको हमने दो प्लेनों में रिजॉल्व किया है। तो ये एक अनपोलराइज लाइट का एक हमारा रिप्रेजेंटेशन है। अगर हम इसको और दूसरी तरीके से दिखाना चाहें तो इसका एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका ये भी होता है कि अगर ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, जिधर लाइट जा रही है, तो एक प्लेन है जो इस स्क्रीन से बाहर निकल रहा है। तो जो स्क्रीन से बाहर निकल रहा है प्लेन, उसके लिए हमारे पास इस तरह से एक डॉट है, और जो इस स्क्रीन में प्लेन में वाइब्रेशन है उसको हमने इस लाइन से डिनोट किया है। तो हम चाहे इसका इस्तेमाल करें, चाहे इसका इस्तेमाल करें, चाहे इस रिप्रेजेंटेशन का इस्तेमाल करें, ये सारे के सारे रिप्रेजेंटेशन अनपोलराइज लाइट के हैं। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक और भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं, जहाँ की दो परपेंडिकुलर प्लेन बनाए जाते हैं। तो मान लीजिए हमने दो परपेंडिकुलर प्लेन बनाए, एक प्लेन तो ये हो गया, मान लो इसको हम वाई प्लेन नाम देते हैं, और एक दूसरा प्लेन हम इस तरह से बना रहे हैं जिसको हम एक्स प्लेन कहेंगे। तो ये हमारे पास एक एक्स प्लेन हो गया, और ये जो लाइन बन रही है, ये लाइन बन रही है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट वेव। अब देखो यहाँ पर ये एक्स प्लेन है। सपोज हमने क्या किया, अपनी लाइट को पोलराइज कर दिया, और पोलराइज लाइट की होने के बाद जो वाइब्रेशंस हैं वो केवल एक्स प्लेन में बचे, वाई प्लेन के वाइब्रेशंस जो थे वो वहां से एलिमिनेट हो गए। तो यहाँ पर हम अब दो टर्म और डिफाइन करेंगे। एक तो होगा प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। तो जैसे एक्स प्लेन की बात करें तो एक्स प्लेन को हम नाम देंगे प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, जिस प्लेन में वाइब्रेशन बचे हुए हैं और जिस प्लेन में डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन की डायरेक्शन भी इंक्लूड है, उसको हम प्लेन ऑफ वाइब्रेशन कहेंगे। तो दो चीजें हैं, जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन हो उसको रिप्रेजेंट करती हुई लाइन, और साथ ही साथ जो वाइब्रेशन बचे हुए हैं वो वाइब्रेशन जिन प्लेन में हो उस प्लेन को हम प्लेन ऑफ वाइब्रेशन कहते हैं। तो यहाँ एक्स प्लेन है। दूसरा एक आता है हमारे पास प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, तो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन का उल्टा हो जाएगा प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। जैसे आप देख रहे हो, ये जो वाई प्लेन है इसके अंदर ये डायरेक्शन तो है ही, जिस जो लाइट को रिप्रेजेंट कर रही है, और साथ ही साथ इस प्लेन के वाइब्रेशन गायब हो चुके हैं, एलिमिनेट कर दिए हम लोगों ने। तो जिस प्लेन के वाइब्रेशन एलिमिनेट हो चुके हैं उसे हम प्लेन ऑफ पोलराइजेशन कहते हैं, और जिस प्लेन के वाइब्रेशन बचे हुए हैं उसी में ही केवल कन्फाइंड है, उसको प्लेन ऑफ वाइब्रेशन कहते हैं। तो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन और प्लेन ऑफ वाइब्रेशन का ये एक डिफरेंस है। चलिए अब आते हैं, जो हम लोगों ने बात कही थी कि कुछ मेथड्स हैं प्लेन पोलराइज लाइट या पोलराइज लाइट को प्रोड्यूस करने के। तो शुरू में हम लोग प्लेन पोलराइज लाइट की बात करेंगे। तो प्लेन पोलराइज लाइट को कैसे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसके बारे में हमें बात करनी है। तो इसको पढ़ने के लिए सबसे एक बेहतर टॉपिक तो ये होगा कि हम ब्रूस्टर्स लॉ पढ़ें। ब्रूस्टर्स लॉ एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉ है, ब्रूस्टर लॉ, और जिसमें हमें एक रिलेशन समझ में आता है। तो बेसिकली ब्रूस्टर लॉ जो है वो रिफ्लेक्शन प्रोसेस से जुड़ा हुआ है। तो रिफ्लेक्शन के दौरान जब अनपोलराइज लाइट प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट हो जाती है, तो उसको हम ब्रूस्टर लॉ से एक्सप्लेन करते हैं। आइए देखिए ब्रूस्टर लॉ है क्या। तो एक डायग्राम बनाते हैं ब्रूस्टर लॉ को रिप्रेजेंट करने के लिए, समझने के लिए। मान लीजिए हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट कोई मीडियम है। ट्रांसपेरेंट मीडियम होने का मतलब जिससे कि लाइट आर पार चली जाए। तो आर पार चली जाती है, तो इसका मतलब है कि उस मीडियम के पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की प्रॉपर्टी होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की प्रॉपर्टी होगी ट्रांसपेरेंट मीडियम की। अब हम ये मानते हैं कि इस मीडियम पर लाइट गिर रही है किसी डायरेक्शन में, और अनपोलराइज लाइट है। तो अनपोलराइज लाइट होने का मतलब है कि इसमें जो वाइब्रेशंस हैं वो इस स्क्रीन के परपेंडिकुलर है, और साथ ही साथ इस स्क्रीन में भी है। तो इस तरह से हमने अनपोलराइज लाइट को रिप्रेजेंट कर दिया। अब रिफ्लेक्शन हो रहा है तो हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। अब जब नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये जो एंगल होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। तो मान लीजिए इसको हम नाम देते हैं आई पी।
एक खास तरह का एंगल है आईपी। तो अगर हम आईपी पर अनपोलराइज लाइट को इंसिडेंट कराएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, जब लाइट रिफ्लेक्ट होगी, जब रिफ्लेक्ट होगी तो ये एंगल भी आईपी होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो हम ये देखेंगे कि इस समय हमारे पास जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है उसमें केवल एक ही प्लेन में वाइब्रेशन बचे हैं, और ये वो प्लेन है जो कि स्क्रीन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, आप इस डॉट से समझ पा रहे होगे कि ये वो वाइब्रेशन है जो स्क्रीन, जो हमारी जो आप देख रहे हो स्क्रीन, इसके परपेंडिकुलर है, बाहर की तरफ निकली हुई है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये वाले वाइब्रेशन जो थे, जो कि इस स्क्रीन के प्लेन में थे, ये सारे गायब हो गए। अब क्या होगा, लाइट जब यहाँ गिरेगी तो सबके सब रिफ्लेक्ट होगी नहीं, क्योंकि मिरर तो है नहीं, ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ग्लास है या वाटर ऐसा कुछ है। तो जब ये एक रेयर मीडियम, मान लो ये एयर है और इसको हम मान लें ये ग्लास है, तो ग्लास डेंसर मीडियम है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि जब लाइट यहाँ एंटर करेगी तो ये जो एंगल होगा, जिसको कि हम IR कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो इस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पे जो लाइट अंदर आ गई उसमें क्या होगा, वहां पर हमारे पास कुछ मिक्स सा बिहेवियर होगा। कुछ मात्रा में अनपोलराइज लाइट होगी और कुछ मात्रा में कुछ कंपोनेंट में वाइब्रेशन गायब हो चुके होंगे। तो इसे हम कहेंगे पार्शियली पोलराइज्ड है। ओके, तो यहाँ पर क्या क्या समझे, बूस्टर लॉ में हमने क्या समझा। बूस्टर लॉ बेसिकली मेलस लॉ, मेलस का एक ऑब्जर्वेशन था, उससे जुड़ा हुआ है, जो कि 1808 में मेलस ने अपने कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे, और वहां उन्होंने बताया था कि जब ट्रांसपेरेंट मीडियम पर कोई लाइट गिरती है और अगर गिरते समय उसका एंगल आईपी यानी कि एक पोलराइजिंग एंगल के बराबर हो, तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वो प्लेन पोलराइज हो जाती है। तो बूस्टर क्या कहते हैं, बूस्टर एक लॉ देते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अगर इसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स tan IP फॉर्मूले से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो मेलस ने ये सबसे पहली बार बताया था कि जब लाइट किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम पर एक खास एंगल पर गिरती है, जिसको कि हम एंगल ऑफ पोलराइजेशन कहते हैं, तो उसके बाद जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो वो लाइट प्लेन पोलराइज हो जाती है। इतना ऑब्जर्वेशन मेलस का था। बूस्टर ने ये कहा कि जब आईपी एंगल पर कोई अनपोलराइज लाइट गिरेगी तो उस समय उस ट्रांसपेरेंट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स tan ऑफ IP के बराबर होगा। देखो ऐसा है, इसको हम इंपॉर्टेंट लॉ क्यों मानते हैं, क्योंकि आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के निकालने का एक तरीका पढ़ा है, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ आपने पढ़ा है, तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि साइन आई शुड चेंज द कलर, साइन I बाई साइन R इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये स्नेल्स लॉ है। अब स्नेल लॉ की खास बात क्या है, स्नेल लॉ के लिए आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस मालूम होना चाहिए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मालूम होना चाहिए। तो अब मान लो इसे ये कांच की एक सिल्ली है और इस कांच की सिल्ली पर हमने लाइट को यहाँ से गिराया, तो ये एंगल I तो मालूम चल गया, फिर यहाँ से ये R है, फिर यहाँ बाहर निकलेगा। तो हम जब इस लाइट बाहर निकलेगी तभी हम इसके लिए R की वैल्यू को कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर R की वैल्यू ना कैलकुलेट कर पाए तो स्नेल लॉ से हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स नहीं निकाल सकते, और अगर लाइट इस कांच की सिल्ली को पार करके बाहर ना आ पाई तो हम R नहीं निकाल पाएंगे, यानी स्नेल लॉ की मदद से हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स नहीं निकाल सकते। लेकिन ये जो बूस्टर लॉ है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकालने के लिए कह नहीं रहा है कि आपको रिफ्रैक्टेड लाइट की जरूरत है। वो कहता है कि आप लाइट भेजिए, सिर्फ रिफ्लेक्ट कराइए। रिफ्लेक्ट कराने का मतलब है कि आपने अगर लाइट को एयर से भेजा है तो आपको अपने एयर में ही ऑब्जर्वेशन करने हैं। तो आप जिस मीडियम में लाइट भेज रहे हो उसी मीडियम में रिफ्लेक्टेड लाइट को आप ऑब्जर्व करो। जिस एंगल पर लाइट पूरी तरह से प्लेन होती हुई दिखे आपको, वो एंगल नोट कर लो, उस एंगल की tan वैल्यू ले लो, यू विल गेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि एक नंबर होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स असल में एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसे कोई डायमेंशन नहीं होती, वो सिर्फ एक नंबर होता है। तो ये एक बड़ा ही बेहतरीन सा लॉ है जो हमें सहूलियत देता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट करने के बिना मीडियम को लाइट को पार कराए। ये एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है इस बूस्टर लॉ का। अच्छा, बूस्टर लॉ को आगे फर्दर अगर हम और इसको और अच्छी तरह से एनालिसिस करें तो वो ये कहता है कि जो ये R है, जैसे अगर आप इस डायग्राम में देखो तो डायग्राम में आपके पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है और साथ ही साथ ये पोलराइजिंग एंगल है। तो एक चीज और हमारे पास बूस्टर लॉ कहता है कि जब हमारी लाइट पोलराइजिंग एंगल पे गिर रही होगी उस समय IR की वैल्यू और जो IP की वैल्यू है, इन दोनों का जो सम होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा।
इसका मतलब है कि ये दोनों लाइट, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हो, ये लाइट रे और ये लाइट रे म्यूचुअली एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। तो इसको हम और कैसे कह सकते हैं, बूस्टर लॉ को और कैसे कह सकते हैं? बूस्टर लॉ कहने का तरीका ये है कि व्हेन द लाइट इज इंसिडेंट एट द पोलराइजिंग एंगल देन द रिफ्रैक्टेड बीम इज एट राइट एंगल टू द रिफ्लेक्टेड बीम। जब पोलराइजिंग एंगल पर लाइट इंसिडेंट होगी उस समय रिफ्लेक्टेड बीम इज एट राइट एंगल टू द रिफ्रैक्टेड बीम। दिस इज द अनदर फॉर्म ऑफ ब्रूस्टर्स लॉ। तो म्यू इज इक्वल टू 10 IP कहें या कहें एट IP द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, बोथ आर सेम थिंग। नाउ वी कैन प्रूव इट हाउ म्यू इज 10 IP, ये ब्रूस्टर लॉ में हम लोग ने देखा है। नाउ व्हाट इज 10? 10 is sin IP अपॉन cos IP। sin बाई cos होता है। अच्छा, स्नेल लॉ अगर हम यहां पर लगाएं तो क्या है? स्नेल लॉ कहता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है म्यू, इट इज sin IP अपॉन sin IR, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये वैल्यू है इसकी। आप क्या करो, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2 और दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हैं, तो वी कैन इक्वेट। तो sin IP बाई sin R इज इक्वल टू sin IP अपॉन cos IP। इक्वेट कर दिया आपने। अब यहां पर क्या हुआ, इसको तो हम मान लें कि इक्वली बैलेंस है तो न्यूट्रलाइज हो गया एक दूसरे से, तो ये हो जाएगा sin IR इज इक्वल टू cos IP। अब साइन कॉस में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो अगर हमारे पास साइन 90 माइनस IP है तो इसको हम cos IP लिख सकते हैं, और लेफ्ट साइड में ऑलरेडी हमारे पास साइन R है, तो अगर इक्वेट करोगे इनके एंगल्स को तो साइन R इज 90 माइनस IP, एक तरफ ले आइए, IR प्लस IP इज 90 डिग्री, एज सिंपल एज। तो ये है हमारे पास ब्रूस्टर्स लॉ। ब्रूस्टर लॉ जो कि हमारे पास एक तरह का टूल है जो बताता है कि कैसे हम IP की वैल्यू अगर जान जाएं, IP की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट कर लें तो उस समय हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक तो ये तरीका हो गया है। अच्छा, अब हम एक और लॉ पढ़ते हैं, मैलस के एक नियम से। तो ये हमने जान लिया कि ब्रूस्टर ने कैसे आगे लॉ निकाला। एक मैलस का लॉ है जो कि पोलराइजर्स के लिए काम करता है, एनालाइजर और पोलराइजर इसके लिए काम करता है, और हम आगे पढ़ेंगे कैल्साइट क्रिस्टल वगैरह इसके लिए कैसे यूज होते हैं। तो अभी मैं आपको एक टर्म बता रहा हूं जिसको हम नाम देते हैं पोलराइड। पोलराइड्स। अच्छा, पोलराइड क्या है? देखो ऐसा है कि लैम्ब ने एक अरेंजमेंट लिया था। उन्होंने क्या किया था, एक ट्रांसपेरेंट शीट ली और उस ट्रांसपेरेंट शीट पे उन्होंने एक ऑर्गेनिक पॉलीमर वगैरह के मॉलिक्यूल को स्ट्रेच करके लगा दिया। तो आप मान लीजिए इस तरह से बहुत सारे उस ऑर्गेनिक मटेरियल के पॉलीमरिक साइज के कुछ इस तरह के मॉलिक्यूल हैं जो कि इस तरह से अरेंज हो गए, एक सिस्टमैटिक तरीके से ये सब अरेंज हैं, और इनके बीच में कुछ इलास्टिक बॉन्ड बंधे हुए हैं। तो ये इनको एक कोलिनियर स्ट्रक्चर दे रहे हैं। ये पोलराइड की हम स्ट्रक्चर बता रहे थे। एक शीट है, शीट पर हमने एक ऑर्गेनिक पॉलीमरिक स्ट्रक्चर बना दिया है। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड की वजह से ये जो एटम है ये अपनी जगह पर इस तरह से तो आराम से वाइब्रेट कर सकते हैं अलोंग दिस। लेकिन अगर इनके वाइब्रेशन को देखें तो इनका जो ये वाइब्रेशन है परपेंडिकुलर टू द लेंथ, ये इनके पास लगभग निग्लेक्टेड है, निग्लिजिबली है। अब समझो आप यहाँ पर कि हमने इसके ऊपर एक अनपोलराइज लाइट भेजी। तो अनपोलराइज लाइट इस तरह से है, ये हमारी अनपोलराइज लाइट है, इसमें एक्स में वाइब्रेशन है और वाई में वाइब्रेशन है, और ये लाइट जा करके इस पोलराइड पे टकराएगी और उसके बाद इसको पार करके ये यहाँ से बाहर निकल जाएगी लाइट। अब जरा आप समझो, जैसे ये लाइट जाएगी तो लाइट क्या है, हम लोग ने बात की है कि लाइट में हमारे पास इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होते हैं जो डोमिनेट करते हैं। तो जब ये लाइट यहाँ से जाएगी तो जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होंगे, यानी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो वाई एक्सिस में है, ये क्या करेगी, इन एटमों को अपनी जगह पर वाइब्रेट करना शुरू कर देगी अलोंग दिस डायरेक्शन। इस डायरेक्शन के अलोंग सारे एटम जो यहाँ पर है वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे तो इनको वाइब्रेशन करने की एनर्जी कहाँ से मिलेगी, तो वो इसी एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देंगे। तो धीरे धीरे होगा क्या कि जैसे ये लाइट इस सीट को पार करेगी तो ये जो वाई डायरेक्शन के कंपोनेंट हैं, ये सारे कंपोनेंट जो चेन बनी हुई है एटमों की, इससे एब्जॉर्ब हो जाएंगे
और इसका मतलब है और जो ये दूसरी तरह के वाइब्रेशन है, एक्स प्लेन के वाइब्रेशन है, ये एब्जॉर्ब नहीं होंगे क्योंकि ये एटम इस डायरेक्शन में वाइब्रेट लगभग नहीं करते हैं, ये बहुत कम करते हैं। तो हम क्या पाएंगे कि हमारे ये वाई प्लेन के वाइब्रेशन तो इन एटमों को वाइब्रेट कराने में एब्जॉर्ब हो गए, लेकिन एक्स प्लेन के जो वाइब्रेशन है वो एब्जॉर्ब नहीं हुए और इसको पार कर जाएंगे। तो हम ये मानेंगे कि ऐसा करने पर ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस, इसको हम पास एक्सिस कहेंगे। पास एक्सिस क्यों कहेंगे? क्योंकि इस एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होते हैं वो पास हो जाते हैं। देखो थोड़ा सा काउंटर लॉजिक है यहाँ पर काउंटर लॉजिक, ये आप उस तरह से लॉजिक मत समझिएगा कि जैसे खिड़कियां हैं, खिड़कियों में सरिया लगी है, लोहे की रॉड लगी है, तो रॉड से अगर आप किसी डंडे को भेजना चाहते हैं तो आप उसके पैरेलल करोगे तो भेज दोगे। उस तरह के लॉजिक यहाँ काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर लॉजिक ये है कि यहाँ जो चेन ऑफ एटम है, ये चेन ऑफ एटम जो वाई प्लेन जो हमने डायग्राम बनाया है उसके वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर लेंगे क्योंकि वो उसी के अलोंग है, लेटेस्ट वाइब्रेशन यहाँ पर हो रहे होंगे। और जो एक्स प्लेन के वाइब्रेशन है वो उनको, चूंकि एक्स डायरेक्शन में वो उनको नहीं वाइब्रेट करा रहे हैं, उनकी ज्योमेट्री इस तरह से है, इसीलिए वो पास हो जाएंगे। तो जब हमारे वाइब्रेशन इसको पार करेंगे तो वो एक्स प्लेन के अलोंग होंगे। तो इसका मतलब ये ऐसे है, जैसे इसको अगर हम बताएं कि अगर हम कहें ये हमारा पोलराइड है, ये हमारा पोलराइड है और ये पोलराइड की पास एक्सिस है, ये जो एक्सिस है ये इसकी पास एक्सिस है। अब पास एक्सिस को आप बगल के डायग्राम से आप देख लीजिए, ये है इसका लॉजिक, पास एक्सिस कौन सी होगी। तो जब इस पे हमारी अनपोलराइज लाइट गिरेगी तो अनपोलराइज लाइट के गिरने पर ये वाइब्रेशन जो कि इस पास एक्सिस के अलोंग है वो तो इसको पार करके चले जाएंगे, लेकिन ये वाइब्रेशन जो पास एक्सिस के परपेंडिकुलर है वो यहीं पर रुक जाएंगे। तो इस तरह से पोलराइड एक शीट की तरह से काम कर रही है, एक ऐसी शीट की तरह काम कर रही है जो कि अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में कन्वर्ट कर देती है। अब इसी तरह की शीट को हम नाम क्या देंगे? अब इसी शीट को हम नाम देने वाले हैं आगे जाके पोलराइजर, क्योंकि ये आने वाली अनपोलराइज लाइट को प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट कर देते हैं। क्यों हम इसको प्लेन पोलराइज लाइट कह रहे हैं? क्योंकि सारे के सारे वाइब्रेशन केवल इसी प्लेन में कन्फाइन हो रहे हैं और वो किसी दूसरे प्लेन में नहीं है। ओके, सो हमारे पास पोलराइड का क्या कॉन्सेप्ट है? पोलराइड एक ऐसा अरेंजमेंट है जो कि अनपोलराइज लाइट को प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट कर देता है। अब इसी से ही हमारा मेलस लॉ जुड़ा हुआ है। तो मेलस लॉ को समझने के लिए हम इसी तरह के पोलराइड को यूज करेंगे और उसके हम एनालाइजर और पोलराइजर को यहाँ पर लिखेंगे। तो जरा लिखते हैं मेलस लॉ। मेलस लॉ, तो बेसिकली मेलस लॉ एक ऐसा नियम है जो बताता है कि अगर हमारे पास सेट ऑफ पोलराइड शीट है तो उन पोलराइज शीट की वो जो पास एक्सिस है, ठीक है, जो पास एक्सिस है उस पास एक्सिस से अल्टीमेटली जब निकल के लाइट बाहर जाएगी तो उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी। क्यों हम इस तरह की बात सोच रहे हैं कि इंटेंसिटी पे फर्क आ गया होगा? अरे भाई देखो, यहाँ पर आप कंपोनेंट हैं तो आपके पास दो कंपोनेंट हैं। अब उन दो कंपोनेंट में से एक तरह के कंपोनेंट एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं और एक तरह कंपोनेंट बाहर निकल रहे हैं, और आप अलग अलग एंगल सोच सकते हो यहाँ पर पोलराइजर्स के। तो उसी हिसाब से पास एक्सिस के जो रिलेटिव एंगल्स होंगे वो बिल्कुल डेफिनेटली इंटेंसिटी को प्रभावित करेंगे। तो इसको हवा में ना देखें, एक बार जरा इसको हम कुछ डायग्राम के थ्रू इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा करते हैं कि हम एक पोलराइड शीट या पोलराइजर की बात करते हैं। मान लो ये हमारे पास एक शेप है, एक तरह का एक शीट है, पोलराइजर है। तो ये हमारी उसकी एक्सिस हो गई, ओके। और यहाँ से हम उसके ऊपर लाइट भेज रहे हैं। लाइट कैसी है? अनपोलराइज लाइट है। तो अनपोलराइज लाइट है मतलब इसमें इस तरह का वाइब्रेशन है और इसकी इंटेंसिटी मान लो I0 है। तो जब लाइट यहाँ से बाहर निकलेगी, ये हुआ, और उसके बाद यहाँ एक दूसरा पोलराइजर लगा हुआ है, दूसरा पोलराइजर है और इसकी भी अपनी एक पास एक्सिस है। अगर हम देखें, तुलना करें तो इसकी पास एक्सिस और इसकी पास एक्सिस के बीच में कुछ एंगल, तो मान लो ये लाइन है पोलराइजर की पास एक्सिस और ये है एनालाइजर की पास एक्सिस, और इनके बीच में एंगल है थीटा। तो लॉ क्या कहता है? I, मतलब वो लाइट जो यहां से बाहर निकलेगी उसकी इंटेंसिटी I0 cos स्क्वायर थीटा होगी। ओके, सो आगे फर्दर वीडियो में इसको हम लोग और एक्सप्लेन करेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे कि मेलस लॉ कैसे और एक्सप्लेन किया जा सकता है, कुछ एग्जाम्पल और कुछ न्यूमेरिकल के थ्रू। तो टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर।